गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा बेटे आज का टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। Estimation of national income by income method. It is 2nd September 2020। बेटे इनकम मेथड के अंदर नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम आज उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बेटे बहुत आसान आसान भाषा में यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखवा रहा हूँ, आप बस इन स्टेप्स को फॉलो करें। अंडर दिस मेथड under this method the steps involved in calculating national income are as follows. Under this method, the steps involved in calculating national income are as follows. According to income method, according to income method, national income is estimated by adding incomes earned by all the factors of production for their factor services during a year. बेटे लाइन को आप दोबारा पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, national income is estimated by adding incomes earned by all the factor of production for their factor services during a year. ओके सर। बेटे मैं स्टेप नंबर 1 की बात करता हूँ। स्टेप नंबर 1, all the production units are identified and categorized into primary, secondary and
टर्जरी सेक्टर। स्टेप नंबर 1 में हमने लिखा सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को आप आइडेंटिफाइड करें और कैटेगराइज करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर के। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, estimate the following factors income. Estimate the following factors income. Estimate the following factors incomes. सर कौन कौन सी फैक्टर इनकम्स होती हैं? ए, बी, सी, डी। बेटा ए में हम लिखेंगे और अभी हम इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। अभी आप लिख लें एक बार, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। बी में लिखे बेटे एक बार, ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम of self-employed. Mixed income of self-employed. Compensation of employees, operating surplus और MISE। बेटे हम इसको प्यार से MISE भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, add the above factor incomes in all the sectors to get domestic income that means NDPFC। आप बेटे सारी फैक्टर इनकम्स को ऐड कर देंगे, सारे सेक्टर्स की फैक्टर इनकम्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा बेटे? आप लोगों को डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। आप लोग बेटे डोमेस्टिक इनकम तक पहुंच जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? NDPFC। आप NDPFC तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, एड नेट फैक्टर इनकम and net factor income from abroad to the domestic income to get
द नेशनल इनकम। बेटे आप NFIA को जब डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा नेशनल इनकम। ओके सर। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है बेटे कि पहले आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, आप इनको ऐड करेंगे। आप जब इनको ऐड करेंगे तो NDPFC तक पहुंच जाएंगे। बेटे आप NFIA को ऐड कर देंगे, नेशनल इनकम में पहुंच जाएंगे। सर नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल नेम NNPFC। आप NDPFC तक आ गए थे, आप इसमें प्लस कर देंगे NFI, तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। बेटे मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूंगा ऑपरेटिंग सरप्लस को लेकर, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को लेकर और MISC को लेकर। उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग बेटे ये बात भी जान लेते हैं कि जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे इनकम मेथड से, तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस को अपने माइंड में रखना है। प्रिकॉशंस इन नेशनल इनकम if calculated by income method। Precautions in national income if calculated by income method। Point number one, only factor incomes, only factor incomes are included, but transfer payments, transfer incomes are not included। और बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसफर इनकम्स क्या होती, फिर भी मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी के अंदर, गिफ्ट्स, डोनेशंस, एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर टू, इम्प्यूटेड रेंट, जो आप बेटे खुद को अपने आप को पे करते हैं। इम्प्यूटेड रेंट और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस आर इंक्लूडेड। आप उसको इंक्लूड करेंगे। पॉइंट नंबर थ्री, विंडफॉल गेन। और बेटे ये सारी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरी, etc. should not be included।
बेटे वो इंटरेस्ट जो आप लोग पे कर रहे हैं और वो लोन आपने लिया था अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए, उस पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट पे इंक्लूड नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लेकिन बेटे ये जो लोन्स पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ये लोन नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए था बेटे, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस, टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस। should not be included, should not be included। ठीक है सर, बच्चे नोट कर ले बेटे इसको एक बार। दिया हो गया बेटे? गाथा, दिया, छवि, बेटा जल्दी नोट करें आप लोग प्लीज। अब बेटे हम लोग चर्चा करते हैं अपने उन कंपोनेंट्स की जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाए। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है बेटे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है बेटे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। बेटे पहले तो ये समझें कि मैं किस कंटेक्स्ट में अब यहाँ पर बात करूंगा, आप इस बात को पहले समझें। बेटे मान ली ये है एक एम्प्लॉयर और ये है बेटे इसका एम्प्लॉय। बेटे एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बदले में एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को बेटे सैलरी दे रहा है, सैलरी पे कर रहा है। एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है और एम्प्लॉयर उसके बदले में एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है। बेटे अभी सैलरी के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आप इसको बेटे सैलरीज दे रहे हो, आप अपने वर्कर्स को वेजेस दे रहे हो, और बेटा ये आप कैश में दे रहे हो, ये आप लोग कैश में दे रहे हो। नेक्स्ट बेटे आप सैलरीज दे रहे हो, आप वेजेस दे रहे हो, और बेटे ये आप उनको काइंड में दे रहे हो। सर काइंड का क्या मतलब है? बेटे आप अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे देते हो, बेटे आप अपने एम्प्लॉय को ऑफिस में आने के लिए बेटे कार दे देते हो, आप उसको कार प्रोवाइड कर देते हो।
बेटे इसको कहा जाता है सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। आप बेटे उसको कुछ अलाउंसेस देते हो, यूनिफॉर्म अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, आप उसको कुछ अलाउंसेस दे देते हो, या बेटे आप उसको बोनस देते हो। अगर हम इन सब बातों का टोटल करें, अगर हम इन सारी बातों का टोटल करें बेटे, तो ये हमारे लिए कहलाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि आप एज अ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या क्या पे कर सकते हैं। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, अलाउंसेस और बोनस। और बेटे इसके अलावा और क्या पे किया जा सकता है, ये फर्स्ट पॉइंट था। बेटे इसके अलावा क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि अपने जीवन में कुछ साल काम करने के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चले जाएंगे। तो जब आप रिटायर होंगे तब भी आपका एम्प्लॉयर आपकी बेटे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ पैसा आपको देगा। आपके आगे आने वाले जीवन में आफ्टर रिटायरमेंट भी बेटे वो आपके जीवन को सिक्योर करेगा। उसके लिए बेटे क्या होता है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होती हैं, जैसे कि उसको कहा जाता है एम्प्लॉयर्स। बेटे इस बात को ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे वर्ड एम्प्लॉयर्स लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन चालाकी करता है, वो एम्प्लॉयज दे देता है, हम एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहे। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे कि प्रोविडेंट फंड। आपका एम्प्लॉयर आपके प्रोविडेंट फंड में आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है बेटे, वो भी सीओई का पार्ट होता है। तो सर अगर हम फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दें तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा सीओई। हाँ बेटे, आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा सीओई। ओके सर, तो यहाँ तक की बात बच्चों को अच्छे से समझ में आई। हमने फर्स्ट कंपोनेंट की बात की। हम बेटे फर्स्ट कंपोनेंट की बात की, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर। बेटे हम सेकंड कंपोनेंट को समझाते हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। छवि कह रही है सर थोड़ा सा ऊपर कर दो स्क्रॉल अप, क्योंकि उसने अभी लिखा नहीं। बेटा आप लिख लो, मैं यहाँ पे पॉज ले लेता हूँ 1 मिनट का, आप लिख लो बच्चे। छवि ने थम्स अप दिखा दिया है, इसका मतलब उसने लिख लिया है। ऑपरेटिंग सरप्लस, बेटे ऑपरेटिंग सरप्लस की हम लोग बात करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस को बेटे दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है बेटे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट है बेटे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है सर। इनकम फ्रॉम
और बेटे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आ जाएगा बच्चों? फर्स्ट पॉइंट रेंट, आपको रेंटल इनकम हो रही है। सेकेंड पॉइंट रॉयल्टी। सर रॉयल्टी क्या होता है? बेटे रॉयल्टी का मतलब है कि जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, और वो रिसीव इसलिए कर रहे हो कि बेटे आपने कुछ पेटेंट्स के लिए, कुछ कॉपीराइट्स के लिए, कुछ ट्रेडमार्क के लिए बेटे काम किया। आपका कोई ट्रेडमार्क है, आपके पेटेंट्स हैं, आपने बेटे कोई बुक लिखी है, आपने अपना माइंड किसी को किराए पे दिया है, आपने कोई बुक लिखकर किसी पब्लिशिंग हाउस को दे दी, तो उस बुक को लिखने में आपके इंटेंजिबल एसेट में आपको जो पैसा मिला है बेटे उसको कहा जाता है रॉयल्टी। ओके सर, तो इसको कहा जा सकता है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट रिसीवेबल बाय द लैंडलॉर्ड फॉर ग्रांटिंग द लीजिंग राइट्स। आप बेटा कोई लीजिंग राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, और of subsoil assets, for example payment for the use of oil and coal deposits, patents, copyrights and trademarks। बेटे आपने अपना माइंड किसी पब्लिशिंग हाउस को लीज पर दे दिया कि ठीक है हम आपके लिए बुक्स लिखेंगे, तो बेटे माइंड आपका है, माइंड आपका है, आप बुक्स लिख रहे हैं और वो बुक्स मार्केट में कौन पब्लिश करके बेच रहे हैं? पब्लिशिंग हाउस बेच रहा है। तो बेटे वहां पर जो आपको अमाउंट दिया जाएगा, आपको जो पैसा दिया जाएगा उसको कहा जाता है रॉयल्टी। फर्स्ट इज रेंट, सेकंड इज रॉयल्टी। आर ओ वाई ए एल टी वाई, रॉयल्टी। बेटे नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जिसको हम लोग कहेंगे इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। बेटे इंटरेस्ट is defined as the amount payable to the owner of financial asset in the production units. It is earned, it is earned by those who give loan or provide funds. For example, payment received from bank deposits, advancement of loans, bonds, debentures come under interest income. बेटे आपने पैसा बैंक में जमा करा रखा है, आपने बेटे लोन दे रखा है, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, वहां से मिलने वाला इंटरेस्ट, वहां से मिलने वाली इंटरेस्ट इनकम आपके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती है। ओके सर, तो सर सेकंड टाइप ऑफ इनकम कौन सी होती है? बेटे ऑपरेटिंग सरप्लस का सेकंड पार्ट होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ओके सर, सर इसके अंदर कौन सी इनकम आती है? बेटे एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड क्या होता है? बच्चे मुझे जल्दी से बताएंगे। सर एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। तो बेटे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट्स। ठीक है सर। बेटे मान लेते हैं आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। बेटा मानते हैं कि आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। जी सर। बेटे जैसे ही आप प्रॉफिट कमाते हैं आपके पास गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं, आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है और वो कहता है कि आप हमारे को टैक्स पे करो। तो बेटे जो आपसे टैक्स लिया जाता है उसको कहा जाता है कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, आपके प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स। मान लो बेटे वो 20 रुपए का है, तो अब आप देखो बेटे 100 में से 20 आपने टैक्स दे दिया, आपके पास रह गया 80 रुपीज। बेटे आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स, अंशधारक, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स जो बेटा आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं बेटे, आप उनको भी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बांटते हो, और उस बटे हुए हिस्से को, उस बांटे हुए हिस्से को क्या कहा जाता है? डिविडेंड। बेटे आप उसको कहते हो डिविडेंड। मान लेते हैं बेटे आपने
मान लेते हैं बेटे आपने 30 रुपए का डिविडेंड दे दिया। बेटे आपको मैं यहाँ सितारा बना के बता रहा हूँ कि जिसको आप डिविडेंड कहते हो उसका एक और भी नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि आप अपने शेयर होल्डर्स को, आप अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो पैसा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो बेटे, उसको डिविडेंड कहा जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बेटे। थर्ड हमारे पास जो आता है, थर्ड उसको कहा जाता है जो कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है। ₹50। कंपनी कहते हैं ये हम लोगों ने अपनी फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, फ्यूचर को जो अनसर्टेन होता है उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए शेयर होल्डर्स के कुछ पैसे को अपने पास रिटेन कर लिया। ओके सर, तो सर इसको कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके सर बेटे, ये वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जिसको फ्यूचर पर्पस के लिए कंपनी अपने पास रख लेती है, और डिविडेंड वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जिसको शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो सर रिटेन्ड अर्निंग्स का दूसरा नाम क्या होता है बेटे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको आपने बेटे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है। ओके सर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सर या तो हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली प्रॉफिट दिया गया होगा, नहीं तो हमें इन तीनों कंपोनेंट्स को, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स, इन तीनों को प्लस करना होगा, इन तीनों का योग करना होगा, इन तीनों को जमा करना होगा, और आप कहाँ पहुंच जाएंगे बेटे? आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट्स। ओके सर, आप पहुंच जाएंगे अपने प्रॉफिट्स में। ठीक है सर, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रॉफिट्स के 3 पार्ट। ऐसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के कितने पार्ट? 3 पार्ट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। ठीक है सर। रेंट कैन बी डिफाइंड as the amount payable to the landlord for the use of land, for the use of land। आपको लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं, रेंट के अंदर एक्चुअल रेंट भी आता है और बेटे इम्प्यूटेड रेंट भी आता है। एक्चुअल रेंट भी आता है और इम्प्यूटेड रेंट भी आता है। ठीक है सर। रॉयल्टी, रॉयल्टी की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड as the amount it is defined as the amount receivable
by the landlord for granting the leasing rights of subsoil assets. For example, payments for the use of oil, coal deposits, patents, copyright, and trademark, etc. Okay, sir. Next point, इंटरेस्ट. ये सारे पॉइंट हम पहले बेटे लिख चुके हैं, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं. इट इज earned by those who give loans or provide funds. For example, payments received from bank deposits, advancement of loans, advancement of loans, bonds, debentures, etc. come under interest income. सर, हमने साफ साफ लिख लिया है. मैंने रेंट भी आपको लिखवा दिया बेटे, रॉयल्टी भी आपको बता दिया और इंटरेस्ट भी बता. ठीक है सर. बेटे प्रॉफिट के तीनों पार्ट भी मैंने आपको बता दिए. गाथा कह रही है सर एक बार प्रॉफिट वाला भी लिखवा दो. बेटे देखो, लिखवाने को तो मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन ये सब बातें हम पहले लिख भी चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं. फिर भी मैं बता देता हूं. प्रॉफिट्स के तीन पार्ट हैं. डिविडेंड, इट इज a part of profit. It is a part of profit paid to shareholders of the firm. Retained earnings.
It is a part of profit kept for future purpose. Next everything. Corporate taxes. Part of profit. Part of profit paid to government as tax on profit. As tax on profit. आप जल्दी से नोट करें. आप जब जब बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, रिवाइज करवाता जाऊंगा. लेकिन बच्चे साथ साथ पढ़ाई जरूर करें. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक. अब हम बात करेंगे बेटे थर्ड कंपोनेंट की, जिसको हम कहते हैं MISE, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. बेटे आप इस बात को ऐसे समझो कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं बेटे, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, जो बेटे सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं, आप ऐसे मानो ये डॉक्टर साहब ने अपना क्लिनिक खोलने के लिए कैपिटल खुद लगाई, अपने क्लिनिक में एज अ लेबर खुद काम करते हैं. अपने क्लिनिक के अंदर कैपिटल खुद लगाई, एज अ लेबर वो खुद काम कर रहे हैं बेटे वहां पर. अब आप देखो, जब वो वहां एज अ लेबर काम कर रहे हैं तो बेटे वहां पे मिलने वाली सैलरी और वेजेस उनकी खुद की. क्लिनिक के लिए बेटे बिल्डिंग और लैंड खुद देखी इन्होंने. लैंड एंड बिल्डिंग बेटे खुद इन्होंने खरीद के यहाँ पर अपना क्लिनिक बनाया. जी सर. यहाँ मिलने वाला रेंट भी इनका खुद का, कैपिटल पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी बेटे इनका खुद का. और बेटे इस क्लिनिक के अंदर ये एज अ एंटरप्रेन्योर भी काम कर रहे हैं. यहाँ से होने वाला प्रॉफिट भी इनका. यानी बेटे है तो डॉक्टर साहब अकेले, लेकिन इंटरेस्ट इनकम भी इनकी, सैलरी वेजेस भी इनकी, एज अ लेबर रेंट भी इनका और प्रॉफिट भी इनका. तो देखो एक से ज्यादा इनकम अर्न करें तो इसको कहा जाता है बेटे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपने लिए खुद काम करते हैं, तो सारी इनकम आपकी खुद की होती है बेटे, इसलिए इसको बोल दिया गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम of the self-employed person, like doctors,
lawyers, chartered accountants, shopkeepers, farmers, small manufacturers, etc. are known as self-employed income. ठीक, लिखा बच्चों आपने यहाँ पर? जी सर, हमने यहाँ पर लिखा। आपने यहाँ पर बेटे अपने इनकम मेथड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपका इनकम मेथड कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे बता दिए। कंपोनेंट्स के साथ साथ बेटे हमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आप बेटे ये सारी बातें अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी इनकम मेथड के किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है सर, हम इन सारी बातों को याद रखेंगे। ठीक है बेटे, धन्यवाद।